हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो जैसा कि आप लोग पता है कि जैक के द्वारा हर एक सब्जेक्ट का बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जैसा कि इस बार बोर्ड एग्ज़ाम टर्म 1 और टर्म 2 दो टर्म में हो रहा है, तो टर्म 1 के लिए हर एक सब्जेक्ट का जो है मॉडल सेट वो निकल चुका है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि केमिस्ट्री के लिए 12th बोर्ड केमिस्ट्री के लिए जैक के द्वारा 5 मॉडल सेट जारी किया गया है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडल सेट केमिस्ट्री मॉडल सेट 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग पूरा देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हर एक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तो एक वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर यदि कोई स्टूडेंट्स हजारीबाग में मैथ पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर स्क्रीन पर ये है। ठीक है, आप लोग इस पर संपर्क कर सकते हैं और जो भी आपको परेशानी हो केमिस्ट्री से रिलेटेड वो जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एटम्स इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ ए मोनो एटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल टू। ऑप्शन नंबर ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। ठीक है, तो पूछा है क्या कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो हम लोग को पता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किसको बोलते हैं। ये पहला नंबर क्वेश्चन है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किसको बोलते हैं कि वैसा यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ किस पे हो, कॉर्नर पे हो, सिर्फ कॉर्नर पे हो, सिर्फ जो है किस पे हो, कॉर्नर पे हो। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे अगर यदि होगा तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या SCC शॉर्ट में। ठीक है, तो इसमें पूछा है नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम किससे डिनोट करते हैं, Z से। और देखिए जैसा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम है सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला है, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन देते हैं। कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 और टोटल 8 कॉर्नर होता है, टोटल 8 कॉर्नर पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, इसलिए कंट्रीब्यूशन हो गया 1/8 इंटू 8, तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर जो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा 1, इसलिए जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा ए, क्योंकि ए में ही 1 दिया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ NaOH, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोलरिटी पूछा है, तो आप लोग को पता होगा क्या कि मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, मोलरिटी का फार्मूला होता है, हम यहाँ शॉर्ट में लिखते हैं N/V। तो यहाँ जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये हो गया मोलरिटी का फॉर्मूला। मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या, मोलरिटी। अब मोलरिटी का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, एन सॉल्यूट मीन्स क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए NaOH, यहाँ नंबर ऑफ मोल है, हम लोग यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहाँ पर देखिए W/m कर सकते हैं, और हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, लीटर में लेना है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। तो देखिए गिवन मास NaOH का कितना है 2, और NaOH का मोलर मास कितना होता है, NaOH का सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 40 ग्राम। तो 2 बाय कितना हो जाएगा 40, ये हो गया नंबर ऑफ मोल। और क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, यहाँ दिया है 200 ml। ठीक है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, 200 है और बाय 1000 करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ कट जाएगा। देखिए 5, 5 8 जा 5 8 40, यहाँ हो जाएगा 2 4 जा 8, 1/4, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25 m। मतलब सेकेंड का आंसर जो है वो हो जाएगा डी, क्योंकि डी में ही 0.25 है। ठीक है, तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है व्हेन मोल्टेन NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट कैथोड इज। ऑप्शन ए में है हाइड्रोजन, बी में है सोडियम मेटल, सी में है ऑक्सीजन और डी में है क्लोरीन। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर यदि मोल्टेन NaCl, मोल्टेन मीन्स क्या होता है, पिघला हुआ फॉर्म,
तो NaCl का अगर पिघला हुआ फॉर्म का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, ठीक है, तो कैथोड पे क्या मिलेगा, ठीक है। तो अगर यदि मोल्टेन कोई भी सब्सटेंस है, उसका मोल्टेन फॉर्म है, तो उसमें एक कैटायन और एक एनायन होगा उसी सब्सटेंस का। जैसे है NaCl है, तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो Na+ और Cl-, ठीक है। Na+ कैटायन हो गया, सोडियम कैटायन हो गया और क्लोराइड आयन हो गया, एनायन हो गया, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस जब भी होता है तो रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे, ठीक है। और रिडक्शन किसका होगा, कैटायन का, ठीक है। तो ध्यान रखना है, कैटायन का क्या होगा, रिडक्शन, और एनायन का होगा ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन किस पर होगा, कैथोड पे, और ऑक्सीडेशन किस पर होगा, एनोड पे। तो यहाँ पर देखिए सोडियम कैटायन का हम लोग रिडक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ क्या मिल रहा है, सोडियम मेटल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा बी, सोडियम मेटल, क्योंकि कैथोड पे देखिए हम लोग को क्या मिल रहा है, सोडियम मेटल। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, देखिए R और C क्या है, कॉन्सोनेंट है, और A और O क्या है, वोवेल्स है, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, A O जब दोनों वोवेल साथ में आएगा मतलब एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और दोनों कॉन्सोनेंट साथ में आएगा मतलब कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। ऐसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ एल्युमिनियम। चौथा नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सब्सटेंस है जो एल्युमिनियम का ओर है, एल्युमिनियम का अयस्क है। तो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन नंबर ए में है हेमेटाइट, बी में है कैसीटेराइट, सी में है डोलोमाइट और डी में है बॉक्साइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो 4th नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सबसे पहला है हेमेटाइट। तो हेमेटाइट का देखिए फार्मूला क्या होता है, Fe2O3। तो देखिए तो यहाँ पर ये एल्युमिनियम का तो और नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अगर दी आयरन का और पूछता तो क्या हो जाता, आंसर ये हो जाता। अब बी में क्या है, कैसीटेराइट, कैसीटेराइट होता है SnO2, ठीक है। तो Sn किसका सिंबल होता है, टीन का। अगर दी टीन का पूछता और कौन है तो यहाँ कैसीटेराइट हो जाता है, लेकिन यहाँ पूछा एल्युमिनियम का, ये भी, इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। अब सी में है क्या, डोलोमाइट। डोलोमाइट, डोलोमाइट क्या होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम का कार्बोनेट होता है। देखिए ये होता है डोलोमाइट, MgCO3 और CaCO3, ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन जो होता है इसको बोलते हैं डोलोमाइट। तो अगर दी मैग्नीशियम या कैल्शियम का और पूछता तो आंसर ही हो जाता। और बचा ऑप्शन नंबर डी जो कि है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का देखिए फार्मूला Al2O3.2H2, ठीक है। तो ये जो है देखिए यहाँ एल्युमिनियम दिख रहा है, तो एल्युमिनियम का और कौन हो जाएगा, बॉक्साइट। इसलिए 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, द लीस्ट स्टेबल हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है ग्रुप 15 एलिमेंट का हाइड्राइड। देखिए नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो इसका हाइड्राइड देखिए NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3। देखिए अब यहाँ पर लीस्ट स्टेबल बोला है, मतलब किसको थोड़ा सा भी एनर्जी देंगे तो वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो देखिए हाइड्रोजन सब में क्या है, सब में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए जो सेंट्रल एटम है यहाँ नाइट्रोजन है, तो ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम लोग आते हैं जो एलिमेंट का है वो साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर साइज क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और हाइड्रोजन का साइज क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन का साइज कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आप जैसे देखिए सबसे नीचे जो होगा बिस्मथ का साइज बहुत बड़ा होगा, और उसके साथ जो छोटा एलिमेंट होगा हाइड्रोजन, तो दोनों का स्ट्रक्चर जो होगा, जो स्ट्रक्चर बनाएगा बिस्मथ और हाइड्रोजन, वो स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेंट्रल एटम का साइज बहुत बड़ा है और इसके साथ जो हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा। तो थोड़ा ही एनर्जी देंगे तो इसका बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो बहुत ही कम है। इसलिए यहाँ पर सबसे कम स्टेबल कौन हो जाएगा, BiH3, उसके बाद SbH3, फिर ASH3, फिर PH3, फिर NH3। तो अब यहाँ ऑप्शन में देखते हैं NH3 है, ये तो होगा नहीं, PH3 ये भी नहीं होगा, ASH3 और SbH3।
अब देखिए ये दिया, ये नहीं दिया हुआ है। अगर BiS3 ऑप्शन में रहता तो आंसर हो जाता BiS3, लेकिन है नहीं। अब यहाँ पर है क्या, SbS3, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, SbS3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो लीस्ट स्टेबल हाइड्राइड यहाँ क्या हो जाएगा, SbS3। अगर दी मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड बोलता तो क्या हो जाता, अमोनिया, NH3। ठीक है, तो आंसर 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या ऑप्शन में, आयरन, ठीक है, उसके बाद Hg है, फिर कैडमियम है, फिर मरकरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये जो है इसमें क्या होता है, डी में टोटल 5 ऑर्बिटल भरा होता है। ठीक है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन जिंक, कैडमियम और मरकरी में होता है। जबकि हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट में पढ़े हैं क्या कि फुलफिल डी ऑर्बिटल नहीं होना चाहिए, 1 से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन भरा होना चाहिए। और इसमें क्या है, फुल फील्ड है। लेकिन यहाँ पर आयरन में देखिए, आयरन में D10 नहीं होता है। ठीक है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट में आयरन। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ए। ठीक है, आयरन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, यहाँ पर है ब्रोमो इथेन, CH3 CH2 Br और एक्वस KOH, एक्वस KOH है। अब बोल रहा है यहाँ प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखिए एक्वस KOH जहाँ भी रहता है, मतलब एक्वस बेस, तो एक्वस बेस के प्रेजेंस में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल क्या कीजिए, देखिए इसको प्लस माइनस में तोड़िए, ये हो गया माइनस, A प्लस, और KOH टूटेगा क्या, K प्लस और OH माइनस में, तो इस प्लस के साथ क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH2 OH, मतलब इथानॉल बन जाएगा, CH3 CH2 OH। तो मैं आंसर मेरा क्या हो जाएगा, बी, 7th का बी। अब एक चीज यहीं पर और देख लीजिए जो कि क्वेश्चन में पूछ देता है, अगर दी क्वेश्चन में एक्वस की जगह एल्कोहलिक रहता, एक्वस KOH की जगह अल्कोहलिक KOH रहता, तो क्या करता है यहाँ पर, एलिमिनेशन रिएक्शन कर देता, जिसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर यदि यहाँ एल्कोहलिक KOH रहता तो प्रोडक्ट बना देता अल्कीन, मतलब इथिन बना देता, ब्रोमो इथन से क्या बना देता है, इथिन। तो आंसर हो जाता ए। अगर दी यहाँ पर अल्कोहलिक KOH रहता तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता सही, लेकिन यहाँ एक्वस KOH दिया है इसलिए यहाँ अल्कोहल बनेगा, और 7th का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में है, क्वेश्चन नंबर 8 में है, एन एटम एट द बॉडी सेंटर ऑफ ए यूनिट सेल कंट्रीब्यूट टू द यूनिट सेल। ठीक है, तो यहाँ कंट्रीब्यूशन पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साथ में सबका कंट्रीब्यूशन हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर कॉर्नर पे जो होता है, कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। ठीक है, और जो फेस पे होता है कंट्रीब्यूशन वो होता है 1/2, और एज पे, किनारा पे जो होता है कंट्रीब्यूशन वो होता है 1/4, और बॉडी पे होता है 1। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ देता है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या पूछा है, कंट्रीब्यूशन जो पूछा है बॉडी पे, आंसर इसका कितना हो जाएगा, 1। मतलब 8 का जो ऑप्शन सी है, सी में दिया हुआ 1, इसलिए 8 का जो आंसर होगा वो होगा सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ ए में दिया है लॉगरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बी में दिया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सी में डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और डी में रिलेटिव लॉगरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो आप लोग 9th नंबर क्वेश्चन को इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं, रेडो करके। आर से हो गया रिलेटिव लॉगरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉगरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ई से हो गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डी से हो गया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ओ से हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो ए नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ लॉगरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जबकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, रिलेटिव लॉगरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जबकि ऑप्शन में दिया लॉगरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसलिए ये गलत होगा। मतलब 9th का जो ऑप्शन नंबर ये होगा वो सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है, क्या है क्वेश्चन नंबर 10, इफ 96500 कूलम, 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इट विल लिबरेट।
ठीक है। देखिए जहाँ भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट से इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट रहेगा उसको ब्रेक कर देना है। इस तरह ब्रेक कर दी कॉपर सल्फेट को, कॉपर +2 आयन और सल्फेट आयन, ठीक है। और लिबरेट जो होगा मतलब क्या होगा, रिडक्शन किसका होगा, कॉपर का ही क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सॉल्यूशन से और कॉपर बना देगा, मतलब लिबरेट मेरा क्या होगा, कॉपर होगा, ठीक है। तो जहां भी कैटायन का रिडक्शन होगा तो देखिए तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जितना मोल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जितना मोल इलेक्ट्रॉन है उतना ही फैराडे चार्ज को हम लोग कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, फैराडे चार्ज कितना हो जाएगा, 2 फैराडे, ठीक है। तो आप देखिए 2 फैराडे चार्ज से मेरा 1 मोल कॉपर जो एलिमेंट है वो डिपॉजिट हो रहा है। और कॉपर का एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है, 63.5 ग्राम, ठीक है। तो देखिए तो 2 फैराड चार्ज से कितना डिपॉजिट हो रहा है, 63.5 ग्राम। देखिए यहाँ पर चूंकि 2 फैराड चार्ज से डिपॉजिट कितना हो रहा है, 63.5 ग्राम। तो 1 फैराड से कितना होगा, 63.5/2 और इसका कितना हो जाएगा, 31.76 ग्राम। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया है 96500 कूलम। तो 1 फैराडे चार्ज से इतना डिपॉजिट हो रहा है और 1 फैराडे इज इक्वल टू हम लोग को पता है कि 96,500 कूलम होता है। मतलब जो 1 फैराडे से 31.76 ग्राम हो रहा है तो 96,500 कूलम से भी इतना ही होगा, क्योंकि 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है 96,500 कूलम, ठीक है। तो 10th का आंसर इसीलिए क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि उसमें 31.76 ग्राम ऑफ कॉपर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि व्हेन आर्केल प्रोसेस इज अप्लाइड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ, व्हेन आर्केल मेथड जो है वो किसके प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर याद रखना है क्वेश्चन नंबर 11 में कि व्हेन आर्केल मेथड जो है, व्हेन आर्केल मेथड ये आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल चैप्टर से है। तो व्हेन आर्केल मेथड जो है वो जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए यूज होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें जो जिस मेटल का प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है उसको वोलेटाइल कंपाउंड में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको हाईयर टेम्परेचर पर हीट करते हैं और फिर हम लोग को प्योर मेटल मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है 11th का आयरन, बी में है निकेल, सी में है कॉपर, डी में है जिरकोनियम। तो याद रखना है कि व्हेन आर्केल मेथड जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में है जिरकोनियम, इसलिए आंसर होगा डी। अगर यहाँ टाइटेनियम रहता तो टाइटेनियम करते, जिरकोनियम और टाइटेनियम दोनों रहता फिर दोनों को मारते, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस इज, ठीक है। एटॉमिसिटी क्या बोल रहा है, एटॉमिसिटी मतलब होता है कोई भी जब कंपाउंड फॉर्म होता है तो उसमें कितना एटम कंबाइन करके उस कंपाउंड को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो फास्फोरस जो होता है वो P4 के फॉर्म में रहता है, ठीक है, टेट्रा एटॉमिक रहता है। तो यहाँ पर देखिए तो फास्फोरस के साथ कितना एटम कंबाइन किया है, 4। इसका जो स्ट्रक्चर है व्हाइट फास्फोरस का कुछ इस तरह रहता है, ठीक है। और इसका एंगल कितना होता है, 60 डिग्री, ठीक है। ये हो गया व्हाइट फास्फोरस या फिर येलो फास्फोरस। तो एटॉमिसिटी जो हो गया फास्फोरस का कितना हो गया, 4, क्योंकि इसके साथ 4 एटम जो है वो कंबाइन किया। देखिए 1 2 3 4, ठीक है। यहीं पर अगर सल्फर पूछ देता तो सल्फर जो है वो इस फॉर्म में रहता है, S2 के फॉर्म में या फिर S8 के फॉर्म में। तो ये तो या फिर डायटोमिक होता है या फिर ऑक्टाएटोमिक, ठीक है। तो जो सल्फर है वो S2 के फॉर्म में होता है या फिर S8 के फॉर्म में। तो यहाँ पर एटोमिसिटी अगर पूछता तो ये 2 और 8, ठीक है। कहीं S2 तो इसमें एटोमिसिटी 2, S8 यहाँ पर ऑक्टाएटोमिक एटोमिसिटी 8, ठीक है। तो उसमें कोई कंपाउंड में देखना कितना एटम कंबाइन कर रहा है वही होता है उसका एटोमिसिटी, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में जो है वो रिएक्शन है हेलोकेन हेरोलिन चैप्टर से। तो देखिए यहाँ जो रिएक्शन है ये है CH3CH2I मतलब आयोडो इथेन है और AgCN है, सिल्वर साइनाइड अल्कोहलिक है,
तो देखिए यहाँ पूछ रहा है कि ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए AgCN है, यहाँ KCN भी रह सकता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर थोड़ा पहले देख लेते हैं, यहाँ भी एक तरह से क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। देखिए इसको ऐसे ब्रेक किया, माइनस प्लस, अब यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस प्लस ऐड कर, यहाँ माइनस प्लस ब्रेक करके नहीं कर सकते। देखिए क्यों, क्योंकि AgCN जो है कुछ इस तरह से रहता है ये, और Ag जो सिल्वर मेटल है और कार्बन का जो बॉन्ड होता है क्या होता है, कोवेलेंट होता है, ठीक है। इसलिए आसानी से ब्रेक नहीं कर पाता है, ठीक है। और इसलिए तब क्या होगा, जो यहाँ पर इथेन जो है, ये जो कार्बोकेटायन है CH3CH2 प्लस, इसके साथ देखिए नाइट्रोजन पे यहाँ क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक नहीं किया तो अटैक कहाँ से करेगा, नाइट्रोजन से, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, ठीक है। इसीलिए N से जब अटैक करता है तो यहाँ बना देता है क्या, CH3CH2NC, और NC को हम लोग बोलते हैं क्या, आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल, ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3CH2NC। और अगर दी यहीं पर देखिए, अगर दी KCN रहता तो यहाँ पर KCN इस तरह से प्रेजेंट रहता है, ऐसे KCN, और जो ये पोटेशियम है और कार्बन का बॉन्ड क्या होता है, आयनिक होता है, इसलिए आसानी से टूट जाएगा, K प्लस और CN माइनस, इसलिए C से अटैक करता है। तो जब KCN रहेगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाएगा CH3CH2CN, ठीक है। मतलब यहाँ जगह मीथेन इथेन प्रोपेन नाइट्राइल या इथाइल साइनाइड, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है, अगर KCN रहेगा तो प्रोपेन नाइट्राइल बनेगा, और AgCN अगर दे रहेगा तो N से अटैक करता है, क्योंकि सिल्वर और कार्बन का बॉन्ड जो होता है वो कोवेलेंट होता है, इसलिए N से अटैक करेगा और आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बनेगा या फिर आइसोनाइट्राइल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, CH3CH2NC, ठीक है, क्योंकि AgCN है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल स्पेस ऑक्युपाइड बाय स्फीयर इन ए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, ठीक है। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 14 में कि HCP में और CCP में जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो कितना होता है, 74%। लेकिन पैकिंग एफिशिएंसी नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है क्या, परसेंटेज ऑफ अवेलेबल स्पेस, मतलब पैकिंग एफिशिएंसी मतलब 100 में 74 भरा हुआ है, अवेलेबल स्पेस मतलब 100 में इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 26%, ठीक है। तो 14th का जो ऑप्शन नंबर ये होगा 26%, वो सही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ वैकेंट स्पेस ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जितना पैकिंग एफिशिएंसी है उसको 100 में हम लोग घटाते हैं, ठीक है। अब यहीं पर देखिए HCP या CCP में 74% है, BCC यहीं पूछ देता, पैकिंग एफिशिएंसी 68% हो जाता, और परसेंटेज अवेलेबल बोलता तो 100 में 68 करते 32% होता। फिर इसी तरह सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल में SCC में 52.4% पैकिंग एफिशिएंसी। अब परसेंटेज वैकेंट स्पेस पूछता है, अवेलेबल स्पेस पूछता है, 100 माइनस 52.4 कर देते, ठीक है, जितना आता वो आंसर हो जाता। तो 14th का आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 15th नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन अब क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, बी में है इट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, सी में नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, डी में इट डिक्रीजेज फर्स्ट देन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग ये फार्मूला पढ़े होंगे, पाई इज इक्वल टू CRT, इसी को बोलते हैं क्या, वान टॉप्स लॉ, वान टॉप्स लॉ। तो देखिए तो यहाँ पर पाई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पाई को ही क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, शॉर्ट में लिख दिए OP। तो पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन या मोलारिटी होता है, और पाई जो होता है मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट है क्या है, जैसे जैसे अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर का भी वैल्यू बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि पाई जो है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्वेश्चन में नहीं देके कंसंट्रेशन दे देता
फिर भी यही आंसर होता है, क्योंकि देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन या मोलारिटी। ये मोलारिटी को लेके क्वेश्चन पूछ देता, तो मोलारिटी या कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछेगा, और आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना लेते हैं? 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कंसंट्रेशन और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जहाँ भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कौन कलर्ड है नहीं है, वहाँ पर सीधा क्या करना है आप लोग को? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है। ठीक है, अगर यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कलर शो करेगा, अगर यदि पेयर्ड रहा तो कलर शो नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए में है Ti+4, बी में है वेनेडियम +3, सी में है Cu+, और डी में है Zn2+। ठीक है, तो देखिए डी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स है। यहाँ पर देखिए, जब भी डी ब्लॉक एलिमेंट से इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो एक फार्मूला है, क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, डी में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या है? सबसे पहले एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर टाइटेनियम का कितना हो जाएगा? 22। उसके बाद क्या करेंगे? माइनस करेंगे नियरेस्ट नोबल गैस, तब 22 के बगल में जो नोबल गैस का एटॉमिक नंबर है वो कितना? 18 है, और फिर यहाँ पर +4 है, इस चार्ज को हम लोग घटाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पर जो निकलेगा वो डी में क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? 0 इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसमें बढ़ते हैं, तब वेनेडियम, इसका सबसे पहले क्या करेंगे? एटॉमिक नंबर, तब वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना? 23। उसके बाद नियरेस्ट नोबल गैस 18, तो इसके भी बगल में क्या है? आर्गन का एटॉमिक नंबर है। उसके बाद क्या करेंगे? चार्ज को घटाएंगे, तो 18 और -3 करेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 18 और 3 21, तो देखिए 23 - 21 करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। और ये जो 2 आया वो डी में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, मतलब D2 इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी में देखिए, यहाँ क्या है? Cu+ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे एटॉमिक नंबर कॉपर का कितना? 29 माइनस नियरेस्ट नोबल गैस 18 और चार्ज -1, यहाँ जितना चार्ज रहता है वही घटाते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, तो 10 जो होगा वो डी में इलेक्ट्रॉन होगा, तो D10 हो गया। अब Zn2+ में देखते हैं,